हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल प्रोसेसेस में बच्चों केमिकल रिएक्शंस आएंगी और किस तरह की केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आएगा पहले हम ये समझेंगे। तो रिएक्शंस जनरली हम कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरी में। एक होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरी होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी, पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शंस लेंगे। तो रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल से आप क्या समझते हैं बच्चों, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो रिवर्स हो जाती होंगी। अब रिवर्स कैसे होती होंगी, कैसे बताएंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों जिसमें आयरन है और आयरन के ऊपर अगर हम स्टीम पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आयरन है चेंज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। ठीक है, आप बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो और यहाँ पर 4 लिखते हो तो इस तरह से ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस रिएक्शन में बच्चों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर आयरन और आयरन के ऊपर अगर हम स्टीम पास कर रहे हैं तो ये आयरन ऑक्साइड बना रहा है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जा रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ कहाँ हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। मान लो हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आयरन में, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है वाटर बन जाएगा। अब आप इसे भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लोगे तो इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देख रहे हो सेम रिएक्शन मैंने लिखी है लेकिन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखी है और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस एक ही डायरेक्शन में मैं लिख रही हूँ जहाँ पर हमने क्या करे, व्हेन प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप, है ना, तो रिएक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन मान लो हम क्या करते हैं, सपोज यही रिएक्शन हम एक क्लोज्ड वेसल में करते हैं। क्लोज्ड वेसल में कैसे कि सपोज मेरे पास आयरन है, ठीक है, और इसके ऊपर हम स्टीम पास कर रहे हैं और यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड बना रहा है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है। अब बैलेंस लिख लोगे पहले तो आप इस रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन में बच्चों इफ हाइड्रोजन इज नॉट अलाउड टू एस्केप, मतलब इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाए अगर, तो ये क्या करेगी, फिर से Fe3O4 के साथ रिएक्ट करेगी और वापस क्या बना देगी, आयरन और वाटर बना देगी। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या याद रखोगे आपकी, दे आर अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में ही ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती हैं। अगर आप कहो कि ओपन सिस्टम है आपके पास, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम कैल्शियम कार्बोनेट है मान लो सॉलिड और इसको हम हीट करते हैं तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में बनेगा और ये गैसियस स्टेट में। अब मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से एस्केप होने देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई।
तो समझ गए ना आप रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, जहाँ पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर से आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, अब जैसा कि बच्चों नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस जनरली वो रिएक्शंस होंगी जो रिवर्स नहीं होती। सिंपल ऐसे याद रखना है आपने, जो रिवर्स नहीं होती, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों हमारे पास एक्वा सोल्यूशन हम लेते हैं, यहाँ पर मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ और इसमें हम डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का इसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, और साथ में यहाँ पर AgCl बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन बच्चों ये कैसी है कि इसमें ये जो प्रोडक्ट है ना दोबारा से आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाते, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को जनरली हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कैसे बताओगे आप, द रिएक्शंस वेयर reactants react to form product but products do not react to form reactant. Such reactions are irreversible reactions. Generally जैसे precipitation reactions हैं ये क्या होंगी, irreversible होंगी, या जिसमें हम क्या करते हैं gaseous products को we allow to escape, तो ऐसी reactions भी क्या होंगी, irreversible reaction होंगी। तो जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना बच्चों, उनमें आ जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ हाउ दिस केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में, और केमिकल रिएक्शंस भी कौन सी होनी चाहिए, जो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उनमें आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कैसे आता होगा, मान लो बच्चों मेरे पास एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैं ले रही हूँ कि A moles of A combine with B moles of B to form C moles of C and D moles of D। अब क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो आप हाफ एरो तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली समझ सकते हैं कैसे बच्चों, मान लो हमारे पास यहाँ पर, इधर मैं टाइम ले लेती हूँ और इधर ले लेती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम रिएक्टेंट देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना प्रोडक्ट की, तो इंक्रीज होगा। और आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर आके ये दोनों रेट क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो इस स्टेज पर जहाँ पर ये था रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कह सकती हूँ, और ये जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन कह सकती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों रेट क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो वो टाइम, या जो है आप कहोगे कि जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं वहाँ पर कौन सी स्टेज आ गई, दैट स्टेज इज केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट स्टेज इज ऑफ इक्विलिब्रियम, वो स्टेज क्या है, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, मतलब रेट क्या हो गए, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से केमिकल रिएक्शंस में हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे अपोजिंग फोर्सेस, जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना बच्चों की, वहां पर क्या होते हैं, दो अपोजिंग फोर्सेस क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस में जनरली इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप इसको और कैसे अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना देते हैं क्या,
अमोनिया, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गई। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, मान लो हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पर सबसे ऊपर हाइड्रोजन दिखाऊंगी। मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस तरह से ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम। इसी तरह से नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी मैं ऐसे दिखा दूंगी, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और अमोनिया यहाँ पे बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो बच्चों जब मैं ग्राफ बना रही हूँ ना, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, या आफ्टर सर्टेन टाइम, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप देख रहे हो टाइम के साथ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह से नाइट्रोजन, इसी तरह से अमोनिया। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इस टाइम पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल। आप एक्सपेरिमेंटली भी इसे जो है समझ सकते हैं। कैसे, मान लो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेते हैं और जो है वो अमोनिया बना देती है। मान लो उस एक्सपेरिमेंट में एक सर्टेन टाइम के बाद क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। फिर हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह क्या ले लेते हैं, वहाँ पर हम हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं ड्यूट्रियम, ठीक है। तो अब ड्यूट्रियम लिया तो यहाँ पर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। मतलब एक तो हमने एक एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ड्यूट्रियम और क्या लिया, नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से ले लिया, मैंने दो सेट एक्सपेरिमेंट के करे, एक में ये ले लिया और दूसरे में ड्यूट्रियम ले लिया, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, सपोज यहाँ भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट के बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ना ND3 आएगा, 3 बनाते हैं बच्चों, मान लो ये। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों रिएक्शन मिक्सचर्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और अमोनिया की कांस्टेंट आएगी, लेकिन साथ में हमारे पास कुछ स्पीशीज वो जो है कैसी आएंगी, हमारे पास NH3 है ना, जो वो NH3 भी होगा रिएक्शन मिक्सचर में, और NH2D भी होगा, और NHD2 भी होगा, ठीक है, और ND3 भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये जो स्पीशीज है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है ना, दैट इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है और समझनी भी है कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। अब डायनामिक क्या होता है, डायनामिक मतलब वैसे हम अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि डायनामिक पर्सनैलिटी है, डायनामिक मतलब हर फील्ड में जो आगे रहता है ना, उसको हम डायनामिक बोल देते हैं। अब यहाँ पर डायनामिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बच्चों एक्चुअली हमें क्या लगता है कि रिएक्शन जो है ना, इक्विलिब्रियम जब आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो हमें लगता है कि रिएक्शन भी स्टॉप हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेते हैं, मतलब हम सपोज मेरे पास कंटेनर है, सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने एक टैप लगा लिया। अब क्या होता है बच्चों, सपोज हम यहाँ पर भी इस कंटेनर में पानी भरते हैं, हमने पानी क्या करा है, यहाँ पर जो है भर दिया। अब हम एक लेवल के बाद यहाँ पर इस लेवल के बाद इस टैप को भी खोल देते हैं, ठीक है। और इस टैप का फ्लो उतना ही रखते हैं जितना यहाँ पर इस टैप का फ्लो है,
मतलब जिस रेट से पानी यहाँ पे आ रहा है उसी रेट से बाहर भी जाने देंगे हम। तो क्या होगा, क्या आप कोई चेंज ऑब्जर्व करोगे? तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे तो ये लेवल जो है क्या रहेगा, लेवल पानी का उतना ही रहेगा। जिस रेट से इसमें पानी आ रहा है उसी रेट से क्या होगा, बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें तो लगा ये जो कंटेनर है ये क्या है, भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जितना पानी इसके अंदर आया उतना ही क्या हुआ, बाहर भी निकल गया, ठीक है ना। आप इसको और जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हो कैसे, कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हम जो है क्या करते हैं, शुगर डिज़ोल्व करते हैं, नॉर्मल शुगर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। और कहाँ तक डिज़ोल्व कर लेता है, सैचुरेशन तक। उसके बाद जितनी भी शुगर हम डिज़ोल्व करेंगे वो क्या होगी, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। मान लो हमने थोड़ी सी शुगर डिज़ोल्व करी, वो यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो गई, ठीक है। ये है बच्चों कौन सी, नॉर्मल शुगर। अब क्या करते हैं हम, जो नॉर्मल शुगर क्रिस्टलाइज हुई ना उसको हम क्या करते हैं, इसे टिल्ट करके एक कोने पर कर देते हैं और फिर हम थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे रेडियो एक्टिव शुगर की डालते हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव हो गया। अब रेडियो एक्टिव शुगर डाली तो क्या होगा, हमारे पास रेडियो एक्टिव शुगर डाली क्योंकि सैचुरेशन है तो इसको क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर इस सॉल्यूशन में, यहाँ पर सॉल्यूशन में भी रेडियो एक्टिव शुगर है और साथ में इस नॉर्मल शुगर के साथ भी रेडियो एक्टिव शुगर चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो हम तो यहाँ पर डाल रहे थे ना रेडियो एक्टिव शुगर, यहाँ पे कैसे चली गई या सॉल्यूशन में कैसे चली गई, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव शुगर आई, यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स क्या हुए, टूटे और फिर वापस जो है जुड़े भी, मतलब डिसॉल्व भी हुए और फिर प्रेसिपिटेट भी हुए, है ना। तो जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बराबर हो गए तो सारे जो है सॉल्यूशन में और इस नॉर्मल शुगर के साथ भी क्या चलेगी, रेडियो एक्टिव शुगर चलेगी। तो आप कह सकते हो ना कि इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक है। इक्विलिब्रियम डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन कॉन्टिन्यूस रहती है, ठीक है। हमें लगता है कि रिएक्शन क्या हुई है, रुक गई है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन जो है कॉन्टिन्यूस रहती है। बस होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, समझ गए आप। अब डिस्कस करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है दैट बिकम्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। एट केमिकल इक्विलिब्रियम rate of forward direction become equal to rate of backward direction, rate of reaction in forward direction become equal to rate of reaction in backward direction, ठीक है। equilibrium जो है that is dynamic in nature, reaction keeps on going but it appears that reaction has stopped, तो हम कहते हैं reaction क्या है, dynamic। equilibrium जो है chemical equilibrium dynamic है, मतलब हमें लगता है रिएक्शन जो है रुक गई है, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है। सिर्फ होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से आप बताओगे बच्चों की इक्विलिब्रियम जो है ना दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड, ठीक है। किसी भी साइड से हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके मान लो बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब क्या हुआ, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, इस तरह से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मान लो मैं सेम रिएक्शन करती हूँ लेकिन शुरू करती हूँ कहाँ से, डिकम्पोजिशन ऑफ HI से। तो ये डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस आयोडीन। लेकिन यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट साइड से शुरू किया था, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट साइड से शुरू कर दिया, दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया ना बच्चों। तो हम क्या सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम एनी साइड। और फिर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को
अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जो है पहले आ जाए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कैटलिस्ट के डालने से उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है दैट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो ये तो था बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।